चला क्लास स्टार्ट कर जी। आज पढ़म जमनी के भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ उस तथ्यों को हम लोग ध्यान देंगे। और भारत के भूगोल में आज सबसे पहले बेसिक पहला जो क्लास होगा भारत का भूगोल का, और भारत का परिचय से स्टार्ट होगा। और भारत के परिचय के साथ साथ हम भारत की भौगोलिक स्थिति को भी समझेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत की स्थिति देखते हैं। पूरे विश्व में क्लास को शांत कर लेंगे और सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ताकि अगर आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे तो संभवतः आपको 50% इस क्लास में ही याद हो जाएगा। और बाकी जो बचा आप लोग वीडियो में इसको रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी है, पूरे पृथ्वी के बारे में बताया जाता है कि जो पृथ्वी हम लोग की पृथ्वी है इसकी संरचना जियोड आकार का है। और पृथ्वी पर दो काल्पनिक रेखाएं बांटी गई है। एक रेखा पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है जिसे अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और एक रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है जिसे देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं आपस में समानांतर होती है और देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है, और इसी आधार पे पृथ्वी की जलवायु का बंटवारा किया जाता है। और जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं हैं वो विषुवत रेखाएं हैं, जो पृथ्वी को बीचों बीच से बांटती है। पृथ्वी एक गोलार्ध है, और जो विषुवत रेखा जो अक्षांश रेखाएं हैं यह पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है। विषुवत रेखा के ऊपर की ओर कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। अतः इस प्रकार हम देखते हैं ये वाली रेखा जो दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये वाली रेखा जो दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये इस रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा। इस विषुवत रेखा के आधार पे पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटा जाता है। ऊपर का जो भाग होता है इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का जो भाग होता है इसे क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। अगर इस स्थिति में देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थिति, यहाँ पे भारत है, ये भारत है। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर है। भारत कहाँ है, विषुवत रेखा से ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है। अब बीचों बीच से गुजरती है अक्षांश रेखा, देशांतर रेखाएं बीचों बीच से गुजरती है देशांतर रेखाएं। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के बायां साइड पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है, और दाहिना साइड पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात पश्चिमी क्षेत्र को बोल सकते हैं पश्चिमी देशांतर, और पूर्वी क्षेत्र को बोल सकते हैं पूर्वी देशांतर। अगर भारत में देशांतर की स्थिति के आधार पर देखा जाए तो भारत जो है वह पूर्वी देशांतर में स्थित है। देशांतर की स्थिति में कहाँ देखा जाए, पूर्वी देशांतर में। अब एक लाइन में बताया जाए तो भारत की स्थिति पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगर स्थिति की बात की जाए तो भारत कहाँ है, भारत का स्थिति अगर बात की जाए, भारत तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आगे अब बात किया जाए, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो आपस में समानांतर होती है, और देशांतर रेखाएं आपस में समानांतर नहीं होती है। अक्षांश रेखा से बात किया जाए तो जो विषुवत रेखा है यह स्थित है 0 डिग्री अक्षांश पे। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और धीरे धीरे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, ऐसे करके अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता है। पूरे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या, ध्रुवीय अक्षांश विषुवतीय अक्षांश सबको मिलाकर पूरे पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। 1 डिग्री अक्षांश पार करने में, अर्थात एक अक्षांश पार करने में इन दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितना होती है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अतः इस आधार पे अगर बात किया जाए
भारत जो है विषुवत रेखा से, ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे भारत है, भारत जो है विषुवत रेखा से कुल 876 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत जो है विषुवत रेखा से कितने दूरी पर है? 876 किलोमीटर पे। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, देखिए भारत का एक ये भूमि हुआ और एक यहाँ पे भूमि है अंडमान निकोबार। भारत की दो भूमि द्वीप के रूप में अगर लिया जाए तो यहाँ पर भी भारत है और यहाँ पर भी भारत है। भारत यहाँ से कितना दूरी पर स्थित है? 876 किलोमीटर। अगर बात किया जाए कि भारत की स्थिति निचला बिंदु कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो एक यहाँ पर अक्षांश लिया जा सकता है और एक यहाँ पर अक्षांश लिया जा सकता है। भारत का अगर इसको बोलेंगे भारत का मुख्य भूमि, ये क्या कहलाएगा? मुख्य भूमि। अगर पूछेंगे कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार में लेंगे तो संपूर्ण में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात किया जाए तो अगर मुख्य भूमि की बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार में अगर कहाँ का बात करेंगे? मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का बात करेंगे तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र होगा हम लोगों का 8 डिग्री 4 मिनट और ये वाला क्षेत्र होगा 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ये क्या हो जाएगा? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब तो ऊपर तो यही रहेगा, नीचे बदल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार तो कितना हो जाएगा? बस थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो जो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत के सबसे दक्षिण, ये नीचे वाला हिस्सा को दक्षिणतम हिस्सा बोलते हैं और ऊपर वाला हिस्सा को उत्तरी हिस्सा बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का, अगर मुख्य भूमि के बारे में बात करें तो यानी 8 डिग्री 4 मिनट का बात कर रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि कन्याकुमारी हो जाएगा। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और पूछेगा मुख्य भूमि का उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा कौल। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। पूछेगा इंदिरा कौल कहाँ है? इंदिरा कौल कहाँ है? इंदिरा कौल लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में। इंदिरा कौल कहाँ है? लद्दाख में। अब बात करेगा कि भारत का, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का संपूर्ण अक्ष सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे आ जाएगा सबसे नीचे। और इस सबसे, अब ये सबसे नीचे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं अंडमान और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे बोलते हैं निकोबार। और निकोबार को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है कार निकोबार, एक होता है दक्षिणी निकोबार। तो सबसे नीचे जो है वो दक्षिणी निकोबार है और ये वाला बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इस बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। अर्थात बोल सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट में स्थित है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अब पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो बोल सकते हैं दक्षिणी निकोबार में। कहाँ है? दक्षिणी निकोबार में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो बोल देंगे कन्याकुमारी। कहाँ है? तमिलनाडु में है। इतना बात समझ में आया आप लोगों को? भारत की अक्षांशीय विस्तार समझ में आया बढ़िया से? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का विस्तार 8 से 37 के बीच में है। संभवतः अगर अंतर देखा जाए तो 29 डिग्री अक्षांश के बारे में मिलता है, 29 या 30, 29 या 30 डिग्री अक्षांश का अंतर देखने को मिलता है। क्योंकि पता है कि 1 डिग्री अक्षांश का अंतर होता है
1 डिग्री अक्षांश का अंतर कितना होता है? 111 मीटर। तो अगर 29 या 30 डिग्री अक्षांश का अंतर देखा जाए तो ना एग्जैक्ट 29 आता है ना एग्जैक्ट 30 आता है, हम लगभग मानते हैं। तो भारत का यहाँ से हम लोग इसका लंबाई निकाल सकते हैं, दूरी। भारत उत्तर से दक्षिण तक कितना लंबा है? चूंकि 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, इसलिए 29 डिग्री बराबर निकाल सकते हैं। अतः भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है यह है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और एग्जाम 3214 किलोमीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा भारत की संरचना कैसी है, नक्शा कैसी है? भारत की जो संरचना यह कैसा है? एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आ चुका है, बिहार पुलिस में ही आया था क्वेश्चन कि भारत की संरचना कैसी है। तो भारत की संरचना चतुष्फलकीय है। कैसा है? चतुष्फलकीय है। भारत की संरचना कैसी है? चतुष्फलकीय है। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो चूंकि पता है कि 0 डिग्री अक्षांश जो है यह विषुवत रेखा है, ये भारत से नहीं गुजरती है। इसके नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश पर क्या होता है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर क्या होता है? मकर रेखा होती है, ये भी नहीं गुजरती है। और ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश पर होता है कर्क रेखा। ये क्या होता है? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत से कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ये बात आप लोग को समझ में आया? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सा राज्य है कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो चलिए आगे हम नेक्स्ट स्लाइड से समझते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाला राज्य अगर देखेंगे तो भारत से कर्क रेखा जो गुजरता है 23.5 डिग्री अक्षांश, चलिए ध्यान से देखते हैं। ये है कर्क रेखा। यह है कर्क रेखा। अगर बात किया जाए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, देखो साधारण सा ट्रिक है, आप लोग को पता भी होगा। मित्र पे गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब ये जो हुआ ये राज्यों के क्रम नहीं हुए, ये एक ट्रिक हो गया जिससे आप बता सकते हैं कि भारत में 8 राज्यों से क्या गुजरती है? कर्क रेखा। जिसमें मी दर्शाता है मिजोरम को, त्र दर्शाता है त्रिपुरा को, प दर्शाता है पश्चिम बंगाल को, ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। लेकिन क्रम पूछ दे कि पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के क्रम को सजाएं, तो सबसे पहले अगर पश्चिम से पूर्व की ओर सजाएंगे तो सबसे पहला आ जाएगा गुजरात। नंबर 1 पर क्या आ जाएगा? गुजरात। नंबर 1 पर गुजरात। गुजरात से थोड़ा सा आगे निकलता है तो थोड़ा सा स्टेट पड़ता है राजस्थान। नंबर 2 पर क्या आ जाएगा? राजस्थान। अगर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो उसके बाद 3 नंबर पर आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा सा आगे गुजरेगा तो कौन सा आ जाएगा? छत्तीसगढ़। 4 नंबर पर क्या आ जाएगा? छत्तीसगढ़। थोड़ा छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा आगे आएगा तो झारखंड। 5 नंबर पर झारखंड। ये क्रम है राज्यों का क्रम। 1 नंबर पर गुजरात, 2 नंबर पर राजस्थान, 3 नंबर पर मध्य प्रदेश, 4 नंबर पर छत्तीसगढ़, 5 नंबर पर झारखंड। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता है पश्चिम बंगाल, यानी 6 नंबर पर पश्चिम बंगाल। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 7 नंबर पर आता है त्रिपुरा और 8 नंबर पर आता है मिजोरम। अगर क्रम पूछ दे कि राज्यों कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के पश्चिम से पूरब की ओर क्रम को सजाएं तो क्या बताएंगे? सबसे पहला नंबर पर गुजरात, 2 नंबर पर राजस्थान, 3 नंबर पर मध्य प्रदेश, 4 नंबर पर छत्तीसगढ़, 5 नंबर पर झारखंड, 6 नंबर पर पश्चिम बंगाल, 7 नंबर पर त्रिपुरा और 8 नंबर पर मिजोरम। इतना बात समझा गया? अब एग्जैक्ट कर्क रेखा पर स्थित शहर का नाम बताएं। तो कर्क रेखा पर स्थित शहर जो है झारखंड की राजधानी रांची है। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी
रांची। इतना समझ आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्लास को देखते आगे समझते हैं। अब भारत का देशांतरीय विस्तार को समझते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, इस स्लाइड को देखेंगे तो समझ में आएगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री तक है। और 8 डिग्री वाला कौन सा है दक्षिणतम बिंदु? कन्याकुमारी है। और ऊपर वाला क्या है? इंदिरा कौल। ठीक है। अगर बात किया जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार के बारे में बात किया जाए, चलिए देशांतरीय विस्तार को समझते हैं, इस स्लाइड से समझते हैं। इस स्लाइड से समझते हैं देशांतरीय विस्तार। चलिए आगे देशांतरीय विस्तार के बारे में समझते हैं। देशांतरीय विस्तार में देखा जाए तो ये भारत का हो गया, भारत से गुजरने वाली मेन देशांतर रेखा हो गई, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई। इसी रेखा पर स्थित है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी रेखा पर स्थित है। अब भारत की बात की जाए, इसके इधर का क्षेत्र पूरब कहलाता है और इसके इधर का क्षेत्र पश्चिम कहलाता है। तो भारत को देखा जाए तो भारत यहाँ पर है, अर्थात भारत का जो एक बिंदु यहाँ लास्टली भारत का ये एरिया जाता है और इधर जाता है। भारत के हिसाब से अगर सेंटर से देखा जाए तो भारत के इस सेंटर से देखा जाए, मध्य प्रदेश देखा जाए तो ये भारत का पश्चिम में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पूरब। भारत से अगर बात किया जाए, वैसे भारत पूरा पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? पूर्वी देशांतर में। अगर भारत की अगर इसको सेंटर मानते हैं तो इसके इधर वाला क्षेत्र भारत का पश्चिमी देशांतर कहलाएगा और इसके इधर वाला क्या कहलाएगा? पूर्वी देशांतर। अगर बात किया जाए कि यहाँ से देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है, यहाँ से ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे बढ़ते जाता है। तो भारत का यहाँ पे कितना डिग्री देशांतर गुजरता है? भारत का यहाँ से गुजरता है 68 डिग्री 7 मिनट है। और यहाँ पर जो देशांतर गुजरता है ये होता है 97 डिग्री 25 मैंने 97 डिग्री 25 मिनट है। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो भारत का जो पश्चिमी देशांतर है वो कितने डिग्री पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पे। और पूर्वी देशांतर जो है कितने डिग्री पर है? पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पे। अब पश्चिमी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए, पश्चिमी बिंदु, तो पश्चिमी बिंदु हो जाएगा, पश्चिमी बिंदु गौर माता। क्या हो जाएगा? गौर माता। गौर माता पूछेगा किस राज्य पड़ता है गौर माता? तो पड़ता है गुजरात में। गुजरात में। अगर बात किया जाए भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो कीबुथु है। कीबुथु ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आया? फिर से, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु है। अगर बात किया जाए, इसको भी अगर देखा जाए 68 और 97 को अगर लेस करेंगे तो ये भी अंतर करीब करीब 29 या 30 डिग्री के बीच में आएगा। इसका भी अंतर कितना आएगा? 29 डिग्री या 30 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर का अंतर, 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है 111.32। 1 डिग्री देशांतर का अंतर कितना होता है? 111.32। और यह अंतर जो होता है यह अधिकतम होता है, क्योंकि देशांतर रेखाएं आपस में समान होती नहीं है। 2 देशांतर के बीच की दूरी को बोलते हैं, 2 देशांतर के बीच की दूरी को बोलते हैं गोरे। 2 देशांतर के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? गोरे। और देशांतर के आधार पर ही किसी भी देश का समय का निर्धारण किया जाता है। क्योंकि जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में यहाँ पे इंग्लैंड में ही GMT स्थित है। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। यहीं से पूरे देश में समय के निर्धारण के लिए देशांतर रेखाएं जोड़ी जाती है। और अगर बात किया जाए 1 डिग्री देशांतर कितना होता है? 111.32। तो यहाँ से इसका पूरा डिस्टेंस देखा जाए, भारत का पूरा पूरब से पश्चिम तक विस्तार, तो भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा
भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया? भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 3214। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। इतना क्लियर हुआ? आगे अब बात किया जाए, अब यहाँ से चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए इसको इस स्लाइड में देखते हैं, इस स्लाइड में समझते हैं। चलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पे लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम बिंदु है, और यहाँ पे लिखा है 97 डिग्री 25 मिनट। ये देखिए उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कहाँ है? 2933 किलोमीटर। इतना बात समझ आया? अब पूछेगा पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। 263 वर्ग किलोमीटर, 263 वर्ग किलोमीटर। तो मेरा चीज 263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। अब यहाँ से बात किया जाए भारत के, अगर इस स्लाइड से फिर समझते हैं एक और बात। अब बात किया जाए भारत में कितनी जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का निवास करती है। चलिए समझते हैं पूरे भारत की जनसंख्या जो है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, या अर्थात इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो पूरे विश्व के कितने परसेंट के बराबर रहते हैं। पूरे विश्व में जो लोग हैं, अगर पूरा विश्व को 100% मान लिया जाए, तो पूरा विश्व को 100% मान लिया जाए, भारत की जनसंख्या है कितना है? 17.5% है। ये बात समझ में आई? पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में जनसंख्या कितना है? 17.5%। अगर पूरे विश्व की भूमि को काउंट कर लिया जाए, अगर पूरे स्थल को काउंट कर लिया जाए, तो भारत नामक स्थल कितना परसेंट पर है? अगर पूरा स्थल 100% है, पूरा स्थल कितना है? 100% है, तो जो भारत यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये स्थल 100% का कितना है? 2.42% है। यानी पूरे विश्व की स्थल का भारत का स्थल कितना है? 2.42% है। और पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितना है? 17.5%। कितना है? 17.5% है। समझा ये चीज? अर्थात हम बोल सकते हैं कि पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे ऊपर है पूरे विश्व में। और पहले इसकी जनसंख्या चीन से कम थी, लेकिन आज जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 है। ठीक है, दूसरा स्थान पे कौन सा हो जाएगा? दूसरा स्थान पे चीन। अगर बात किया जाए, अब थोड़ा सा बात करते हैं पूरे, चूंकि जनसंख्या की बात हो गई और क्षेत्रफल की बात हो गई, तो जनसंख्या में कुछ देशों का नाम जानेंगे और क्षेत्रफल में भी कुछ देशों का नाम जानेंगे। भारत में क्षेत्रफल किन देशों का स्थान पर रहता है, तो चलिए समझते हैं। पूरे विश्व में सबसे पहले क्षेत्रफल से समझते हैं। क्षेत्रफल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसके पास है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल किसके पास है? रूस। क्षेत्रफल के स्थान पे सबसे पहले रूस, फिर दूसरा है चीन, रूस के बाद कनाडा, उसके तीसरा अमेरिका, चीन, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। क्रम आप लोग का सही है? अमेरिका 3। एक मिनट हम बता रहे हैं, आपको। सबसे पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। 5 नंबर पे क्या हो जाएगा? ब्राजील। 6 नंबर पे क्या हो जाएगा? 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7 पे भारत है। चलिए इतना ही याद करना है। फिर से एक बार फिर से
पहले याद करेंगे पहला स्थान पे कौन सा हो जाएगा, रूस। ये बात कर रहे हैं किस बेस पे, तो ये बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के बेस पे। तो सबसे पहला रूस, दूसरा हो जाएगा, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। इतना बात समझ में आएगा चीज। ये किस बेस पे आधार पर हो गया, क्षेत्रफल के बेस पे। अर्थात बोल सकते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पे भारत का स्थान 7वां है, क्षेत्रफल पे पहला स्थान किसका है, रूस का है। लेकिन जनसंख्या के मामले में अगर बात किया जाए, अब जनसंख्या का समझते हैं, चले अगर जनसंख्या के बारे में बात किया जाए, अगर जनसंख्या में देखा जाए, अब बात करेंगे जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पर बात किया जाए तो सबसे पहला क्या आ जाएगा, भारत। 1 नंबर पे भारत, 2 नंबर पे चीन, 3 नंबर पे अमेरिका, 3 नंबर पे अमेरिका, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5 नंबर पे पाकिस्तान, यहाँ पे है 5 नंबर पे पाकिस्तान, 6 नंबर पे नाइजीरिया, 6 नंबर पे नाइजीरिया, और 7 नंबर पे ब्राजील, 7 नंबर पे ब्राजील। ये हो गया हम लोग का जनसंख्या के आधार पे, 7 नंबर पे ब्राजील। मेरा चीज फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, 1 नंबर पे भारत, 2 नंबर पे चाइना, 3 नंबर पे अमेरिका यूएसए, 3 नंबर पे अमेरिका, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, 5 नंबर बात किया जाए 5 पाकिस्तान, 6 नंबर पे बात किया जाए नाइजीरिया, और 7 नंबर पे ब्राजील। समझ आ रहा है चीज। रूस का स्थान आगे बहुत नीचे है, यहाँ पे इसका बहुत सारा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को बात करेंगे, इस क्षेत्र को साइबेरिया क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर लोगों की जनसंख्या नहीं रहती, पूरा बर्फ जमा हुआ होता है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है, यह क्या बोलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में आता है, ध्रुवीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जनसंख्या के बारे में देखा जाए, अगर डेटा जांच किया जाए तो 1 मिनट, डेटा में बता दे रहे हैं कि रूस का स्थान कहाँ है। रूस का स्थान देखना पड़ेगा वर्तमान में क्या है, रूस का स्थान 9 नंबर पे। अब रूस का स्थान आंकड़ा देखना पड़ेगा कितने स्थान पे है, उम्मीदन 9 या 10 ही होगा, 9वां स्थान या 10वां स्थान पे ही रूस की होगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। इतना बात समझ आया। फिर से जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का स्थान 7वां। चलिए कंप्लीट। आगे अब बात करते हैं अब भारत के इंटर स्टेट के बारे में बात करेंगे। भारत में अंदर कितने कहाँ कहाँ राज्यों के लोकेशन के बारे में बात करते हैं। भारत की बाहरी स्थिति समझ में आया, भारत बाहर से कैसा है, क्या है, अगल बगल कौन से हैं, ये सब समझ में आया। अब आगे भारत के अंदर राज्य की स्थिति को देखते हैं। राज्य की स्थिति भारत में अगर ये बात किया जाए, ये ऊपर वाला एरिया जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में देखिए ये वाला एरिया ऐसे करके बटा हुआ है, ऐसे करके एरिया, ये वाला होता है लद्दाख और नीचे होता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्योंकि ये मैप पुराना है तो ऊपर वाला एरिया क्या हो जाएगा, लद्दाख, और नीचे क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। तो ऊपर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर नीचे हिमाचल प्रदेश। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद अगर इस साइड आएंगे, अगर हिमालय को देखते हुए, तो हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के ठीक नीचे है उत्तर प्रदेश। क्योंकि हमें पता है उत्तराखंड का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश से टूटकर 2000 ईस्वी में। अगर एग्जैक्ट डेट बात किया जाए तो आप लोग बताइए कितने तारीख को उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, 9 दिसंबर को। ठीक है, सॉरी 9 नवंबर को हुआ था, 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर को उत्तराखंड का गठन हुआ था। आगे देखिए, सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश सटा हुआ है बिहार, और बिहार से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल, बिहार सटा है पश्चिम बंगाल। समझ रहे चीज। यहाँ तक अगर इस साइड में उतरा जाए
तो हिमाचल प्रदेश इधर उत्तराखंड था, अगर इधर उतरा जाए तो इधर हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब के बगल में हरियाणा, और हरियाणा में ही है दिल्ली। हरियाणा में क्या है? दिल्ली, बहुत छोटा स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान के ठीक बगल में है गुजरात। एकदम सेंटर में अगर बात किया जाए, सेंटर में तो एमपी, मध्य प्रदेश। सेंटर में बात किया जाए तो एमपी। चलिए इतना समझ गया। मध्य प्रदेश से टूटकर बना है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से क्या बना है? छत्तीसगढ़। और यहाँ तक बिहार पढ़े थे, बिहार से टूटकर बना था झारखंड। बिहार से टूटकर क्या बना था? झारखंड। तो बिहार, झारखंड, और बिहार से ही टूटकर बना था उड़ीसा। अब बात किया जाए उड़ीसा कब बना था, तो उड़ीसा का गठन हुआ था 1936 में। उड़ीसा का गठन कब हुआ था? 1936 में। और झारखंड का गठन कब हुआ था? 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। और बिहार बंगाल से टूटा था कब? 1911 में। 1911 में घोषणा हुआ था और 12 में बना था। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य बन चुका था, लेकिन इसकी घोषणा की गई थी 1911 में। समझ आ रहा है चीज? चलिए आगे। तो यहाँ तक समझ में आया। राजस्थान के बाद गुजरात। अब नीचे अगर बात करेंगे भारत में, यहाँ से एक पर्वत गुजरती है, इसको बोलते हैं, यहाँ से एक पर्वत गुजरती है, इस पर्वत को बोलते हैं विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के आधार पर नीचे वाला हिस्सा को बोलते हैं दक्षिण भारत है। विंध्य पर्वत के आधार पर नीचे वाला हिस्सा क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत। अब हम बात करेंगे समुद्र तट से जुड़े राज्यों के आधार पर भी नीचे देख लेंगे कौन कौन सा राज्य है। अगर बात किया जाए, यहाँ तक गुजरात तक पढ़े थे, गुजरात से बगल में सटा हुआ है महाराष्ट्र। गुजरात से सटा हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठीक नीचे है गोवा। महाराष्ट्र के ठीक नीचे क्या है? गोवा। गोवा के ठीक नीचे है कर्नाटक। गोवा के ठीक नीचे कर्नाटक, और कर्नाटक के बगल में केरल। अगर केरल से अगर इधर ऊपर की ओर जाते हैं तो केरल से ठीक बगल है तमिलनाडु। तमिलनाडु से बना है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही टूटकर बना था तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। यह भारत का 29वां राज्य था। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तो यहाँ आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है, और आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा। आंध्र प्रदेश से ठीक ऊपर जाएंगे उड़ीसा, और उड़ीसा से ठीक ऊपर जाएंगे तट में तो पश्चिम बंगाल, और इधर बगल में सट गया। तो पूरे इस क्षेत्र को हम लोग याद कर लिए। अब बात करते हैं इस वाले क्षेत्र को। राज्य आप लोग को समझ में आ रहा है कैसे कैसे है सब स्टेट? चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ बात करेंगे भारत में, ये है एक स्टेट पर्वत पे बना हुआ है, ये एक स्टेट है, इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम जो है इधर सटता है नेपाल से, इधर सटता है भूटान से, ऊपर सटता है चीन से। ठीक है, ये है सिक्किम। और सिक्किम के ठीक बगल में ये पश्चिम बंगाल गया हुआ है, ऐसे करके ये वाला एरिया क्या है? पश्चिम बंगाल का एरिया है। तो सिक्किम के ठीक नीचे कौन सा एरिया है? पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे ये सटा हुआ है असम। ये क्या हुआ है? असम। अब यहाँ से इस वाले एरिया को बोलते हैं चिकन नेक। बहुत पतला से एरिया हुआ है, 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चिकन नेक। इस चिकन नेक के इधर वाले एरिया को बोलते हैं पूरा 7 सिस्टर। इसमें 7 स्टेट हैं। कितने राज्य हैं? 7। सातों राज्य में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? असम। सातों राज्य में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? असम। पूछेगा कि क्या 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल है? नहीं, 7 सिस्टर में सिक्किम शामिल नहीं है। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, याद कीजिएगा। पहले इधर तटीय, इधर पढ़ेंगे, इधर जो म्यांमार से सटा हुआ है, यहाँ पे 4 स्टेट है। उसका ट्रिक है आना मम्मी। आना मम्मी। अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मिजोरम। देखिए ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 स्टेट याद हो गया। और सेंटर में क्या है? असम। सबसे बड़ा स्टेट असम। 5 याद हो गया। 7 स्टेट को याद करना है। असम के ठीक यहाँ से देखेंगे, असम के ठीक नीचे पड़ता है मेघालय। असम के नीचे मेघालय। असम के ठीक नीचे मेघालय, या ऐसे बोलेंगे कि बांग्लादेश के ठीक ऊपर मेघालय। ठीक है, मेघालय हो गया। और सबसे नीचे बात की जाए, यहाँ तक मिजोरम पड़े, यह है त्रिपुरा। पूछेगा कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ एकमात्र देश, एकमात्र राज्य। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ एकमात्र राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। तो ये नॉर्थ ईस्ट भी याद हो गया हम लोग को। नॉर्थ ईस्ट कैसे? सबसे बड़ा नॉर्थ ईस्ट में असम। फिर इधर से ट्रिक कर लेंगे, आना मम्मी। 5 याद हो गया। असम के ठीक नीचे मेघालय, और तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। कंप्लीट समझा चीज? तो इससे हमें जानकारी मिला कि भारत में राज्यों की संख्या 28। भारत में राज्यों की संख्या 28। अब बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक गुजरात में स्थित है दमन दीव। गुजरात में क्या है? दमन दीव। यहीं पर है दादर नगर हवेली। यहीं पर क्या है? दादर नगर हवेली। यहीं पर दादर नगर हवेली। अरब सागर में बात की जाए, यहाँ पे है लक्षद्वीप। यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप।
यहाँ पर बात किया जाए अंडमान निकोबार है, यहाँ पर क्या है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में स्थित है। इतना बात समझ आ रहा है चीज। लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में स्थित है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया जाए, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी अर्थात चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे बात किया जाए लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। फिर से अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं? अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश। आराम आराम से, एकदम आराम आराम से, ठीक है। आराम आराम से, अगर समझ में ना आई नू तो वीडियो देख लिया। वीडियो ना उड़ाई, वीडियो तारा खाती रही, ठीक। आगे चलो नेक्स्ट, फिर से एक बार क्लास शांत कर लो। क्लास को शांत करते हैं पहले, फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। अब बात करिए, क्लास शांत कर लो पहले। फिर से केंद्र शासित प्रदेश है वह क्षेत्र जहां पर सीधे केंद्र द्वारा शासन किया जाता हो, मुख्यमंत्री ना हो, उसे क्या बोलेंगे? मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसके अधीन होते हैं? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? एग्जाम इधर अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा इधर लक्षद्वीप भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप भी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। या दादर नगर हवेली, ये भी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। दमन दीव, ये भी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ये चंडीगढ़, ये भी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये भी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। और ऊपर लद्दाख, ये भी हो गया केंद्र शासित प्रदेश। इधर ये दिल्ली। प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होते हैं, यहाँ पर केंद्र द्वारा शासन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में शासन कौन करता है? मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का शासन चलता है। यहाँ पर राज्य सरकार का शासन ना होते हुए केंद्र सरकार का शासन होता है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। समझ आ रहा है चीज। भारत में 28 राज्य, भारत में अगर राज्य के बारे में बात किया जाए, 28 राज्य स्टेट और 8 यूटी है। यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। यह बात कौन सा अनुच्छेद बताता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 बताता है। भारतीय संविधान का, यहाँ पे देखिए ये है पांडिचेरी, ठीक है, यहाँ पे है पांडिचेरी। पूछेगा कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है? अनुच्छेद कौन बताता है? एक है, इंडिया इज द स्टेट ऑफ यूनियन, भारत राज्यों का संघ है। क्लियर? चलिए आगे, अब समझते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, ये बात भी समझ में आ गया। अब समझते हैं भारत के बारे में थोड़ी सी और कुछ विशेष बातें। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, यहां से देखते हैं, यहां से इससे समझते हैं। भारत के अगल बगल पड़ोसी स्टेट के देखते हैं। यहां से क्लास शांत कर लो, यहां तक समझ में आया क्लास? कहीं कोई की दिक्कत? किसी चर्चा लेखा निकल गई? समझ ला? चला गया छोटू। घर पे जाके एक एक पॉइंट बना के लिखिए, ठीक। फिर ये बात पढ़ लेने की, अभी क्या करता नहीं हम। हाँ चला समझे के, क्लास शांत कर लो, समझल जाए। भारत की कुछ प्रमुख बातें को देखते हैं। ये वाला हिस्सा भारत का, इस हिस्सा को बोलते हैं भारत का तटीय क्षेत्र, और या इसको बोलते हैं तटीय सीमा बोलते हैं। और भारत के इस हिस्सा को बोलते हैं स्थलीय क्षेत्र। इससे क्या बोलते हैं? स्थलीय क्षेत्र। इतना बात समझ में आया चीज। भारत का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है?
स्थलीय क्षेत्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन बनता है। तटीय सीमा में एक हो जाएगा मुख्य तट और एक हो जाएगा सभी द्वीप को मिलाकर। ये भी तो अपना क्षेत्र है, यहाँ पर भी तो लक्षद्वीप है, ये भी तो अपना क्षेत्र है। दो तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई, दो क्वेश्चन बनता है। तो पहले बात करेंगे कुल तटीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई, कुल तटरेखा, कुल तटरेखा की लंबाई। भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई है 75,16.6 किलोमीटर, 75,16.6 किलोमीटर। तुम्हारा चीज भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? 75,16.6 किलोमीटर। जबकि इसमें क्या है, इसमें द्वीप भी शामिल हो जाते हैं। इसमें क्या शामिल होते हैं? द्वीप भी शामिल होते हैं। लेकिन अगर भारत पूछ देगा कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। समझ में आ रहा है चीज? मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। और संपूर्ण तटरेखा की लंबाई 75,16.6 किलोमीटर। यहाँ से पूछ देगा कि कितने किलोमीटर में द्वीप स्थित है, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। कितने किलोमीटर में द्वीप स्थित है तो अंतर निकाला जा सकता है। कितना हो जाएगा अंतर? अगर 7 में से 6 गया 1, 5 में से गया 4, 16.6, 1416.6 किलोमीटर पर क्या स्थित है? द्वीप स्थित है। समझ में आ रहा है चीज? द्वीप की डिस्टेंस कितना है? 1416। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, कितना किलोमीटर पर स्थल स्थित है। ये पूरा स्थल है ना, स्थल कितना किलोमीटर पर स्थल स्थित है? स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। पूछेगा कि भारत की कुल बाउंड्री की लंबाई बताएं, स्थल सीमा और थल सीमा, द्वीप सीमा सब मिलाकर कुल बाउंड्री की लंबाई बताएं। तो अब तो क्या करेंगे इसको आप? 15,200 में से क्या जोड़ देंगे इसमें? 75,16.6 जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा कुल सीमा की लंबाई। समझ रहा है चीज? भारत की कुल सीमा की लंबाई पूछे तो ऊपर है स्थल सीमा की लंबाई, नीचे है कुल तटरेखा की लंबाई, तो आपका कुल सीमा की लंबाई निकल जाएगा। इतना आप लोगों को समझ आया चीज? चलिए आगे आगे एग्जाम में पूछेगा कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट से जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, भारत में तल स्थल, तल ना होला, स्थल होला। स्थल मतलब जमीन। देखा आई वाला एरिया पाकिस्तान से जुड़ल बनो, स्थल है। तट किसे बोलते हैं? समुद्र के किनारे स्थित राज्य शहर को तट बोला जाता है। तो जैसे देखिए समुद्र जो नीला रंग के दिखा था ना भाई, इस सब का पानी है रंगल चीज, और जो बाकी जो नीला कलर के छोड़ के बाकी सब दिखा था जो हरे रंग के, ये सब का स्थल है। तो अब देखा नीला रंग से कहाँ कहाँ से जुड़ल बा, भेजा से नीचे ही बा, ये सब का ये सब तट हमेशा। तो कुल तट की लंबाई बतनी है ना कितना? कुल तट की लंबाई कितना? 75,16.6। और एक ऊपर जो दिखा था ये सब जुड़ल बा जो, ये सब का ये स्थल है। तो कुल स्थल की लंबाई कितना हो गया? 15,200 किलोमीटर। अब क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की कितना स्टेट जो है वह, भारत के कितने राज्य जो तट से जुड़े हुए हैं। तो भारत के तट से जुड़ने वाले राज्यों के नाम में अगर याद किया जाए, हाँ देखिए मुख्य भूमि यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से मेन, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुख्य भूमि की तटरेखा है ये, समझ रहा चीज? यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? लास्ट पश्चिम बंगाल तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? पश्चिम बंगाल तक। और इसकी लंबाई कितनी बताई थे? 6100। अगर द्वीप को भी शामिल कर लेंगे, देखिए इधर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए यहाँ दिखाई देगा कवारती लक्षद्वीप दिखाई दे रहा है।
तो इसको भी शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा कुल 75 16.6। इतना समझ आ रहा है चीज। अब पूछेगा कौन कौन सा राज्य तट से जुड़ा हुआ है। अगर तट को हम दो भागों में बांट दे, एक बांट दे इधर बाया साइड पश्चिमी तट और इसको बांट दे पूर्वी तट, तो याद करना आसान हो जाएगा। अगर अगर यहाँ से इसको बांट दे, ये इसका नाम क्या हो गया पश्चिमी तट और इसका नाम क्या हो जाएगा पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट और पूर्वी तट को दो भागों में बांट दे तो आसानी से हम तट याद कर लेंगे। अब पूछेगा पश्चिमी तट में कितना, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से पहला हो जाता है गुजरात। गुजरात के नीचे याद करेंगे महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे क्या है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठीक नीचे गोवा। गोवा के ठीक नीचे है कर्नाटक और कर्नाटक के नीचे है केरल। कर्नाटक के नीचे क्या है केरल। तो पश्चिमी तट में कितना 1 2 3 4 5। पश्चिमी तट में कितने राज्य हैं 5। सबसे ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इतना बात समझ में आई चीज। आगे अब पूछेगा पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ से है तमिलनाडु। ये वाला एरिया क्या है तमिलनाडु। ये वाला एरिया है आंध्र प्रदेश, यहाँ तक है आंध्र प्रदेश। ये वाला एरिया है उड़ीसा और यहाँ से देखिए लिखा है वेस्ट बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल। ये क्या है पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4। पूर्वी तट में 4 और पश्चिमी तट में 5 है। तो कुल तट रेखा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है 9। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा बनाते हैं। भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो क्या बनाते हैं तट रेखा बनाते हैं। अब इसको एक साथ बोलेंगे। सबसे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इतना समझा चीज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब पूछेगा भारत की स्थल सीमा की बारे में देखते हैं। कौन कौन सा देश भारत के साथ जुड़ा हुआ है। तटीय रेखा में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिए। हटा दीजिए किसको किसको हटा देना है। हटाना है 4 को। किसको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़। इस 4 को हटा दीजिए, बाकी सब समुद्र से जुड़ा हुआ है। हाँ नागालैंड में जो भी शासन लगा है जनजातीय विद्रोह कुकी नागालैंड मणिपुर दोनों क्षेत्र में कुकी और मैती जनजाति के विद्रोह के लेकर। और ये विद्रोह जनजातीय विद्रोह से केंद्र शासित प्रदेश घोषित नहीं किया जाता। केंद्र शासित प्रदेश होने के लिए बहुत सारे कंडीशन होते हैं। जब वहाँ का राज्य का शासन विफल हो जाए तो राष्ट्रपति उसे कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन एक लिमिट सीमा तक लगाई जाती है। उसकी एक सीमा है, अधिकतम सीमा है 3 वर्ष। अधिकतम सीमा कितना है 3 वर्ष। लेकिन अगर इस स्थिति में भी कंट्रोल ना हो पाए और लंबे समय तक ऐसा ही स्थिति बना रहे तो मजबूर होकर केंद्र सरकार को उस क्षेत्र को क्या करना पड़ेगा। अब समझ आया चीज। आगे अब स्थल के बारे में देखते हैं। स्थल के बारे में कौन कौन सा स्थल भारत के साथ राज्य बनाता है। सबसे पहला देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से है 1 पाकिस्तान। सबसे पहला कौन सा है पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान। कल मैच दिखला लो IPL में सबसे खतरनाक पटीदार समझाओ तो चीज। और देखा ये जो खतरनाक के बा पटीदार। कल पटीदार आयल बहुत कम गेंद में अच्छा रन मार के गिरे है। शायद 20 से 21 बॉल में 36-37 रन मार के गिरे है। 16 बॉल में 34 रन। अच्छा बैटिंग किला से आज। जो देखा भारत के पटीदार बड़े से खतरनाक के बड़े से एगो भारत के पटीदार जो है पड़ोसी वो नाम का पाकिस्तान। एगो पटीदार बा चाइना। समझो तो चीज। आगे तो सबसे पहला अगर सबसे पहला बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा पाकिस्तान। दूसरा बात किया जाए यहाँ से अफगानिस्तान। दूसरा बात किया जाए अफगानिस्तान। तीसरा बात किया जाए चाइना। 4 नंबर पे बात किया जाए नेपाल। 5 नंबर पे बात किया जाए भूटान और 6 नंबर पे म्यांमार और 7 पे बांग्लादेश। तो भारत से कितने देश पड़ोस सीमा बनाते हैं 7।
भारत के साथ स्थल सीमा बनाने वाले देशों के नाम बताइए। सबसे पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इतना समझ में आया चीज। अब सबकी स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा। सबकी स्थल सीमा की लंबाई, भारत और पाकिस्तान की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई 3310। पूछेगा अफगानिस्तान के साथ भारत की लंबाई कितनी है? अफगानिस्तान के 106 किलोमीटर, यहाँ पे 80 किलोमीटर दिया है, 80 106 के बीच में माना जाता है। कितना है? 106 किलोमीटर। अगर बात किया जाए यहाँ पे भारत और चीन का, तो 3917 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई 3917 किलोमीटर। संभवतः थोड़ा सा कम बेसी हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है, बढ़ता घटते रहता है, क्योंकि भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद है। भारत और चीन के बीच की कौन सा विवाद है? सीमा विवाद। नेपाल के साथ बात किया जाए तो 1752 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752, 51 भी बोल सकते हैं, यहाँ 1-2 किलोमीटर मायने दिखता है, ठीक है। 1752 बोलिए, 1751 बोलिए, 1750 भी बोल सकते हैं, मेरा चीज। हाँ, भूटान के साथ 699, यहाँ पे 587 दिया है। भूटान के साथ कितना है? 699। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे भारत कम सीमा किसके साथ बनाती है? सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन दूसरे स्थान पर सबसे कम सीमा भूटान। दूसरे स्थान पर सबसे कम सीमा भूटान, लेकिन सबसे लंबी सीमा बात किया जाए तो सबसे लंबी सीमा जो बनाता है बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। अब बात किया जाए कि म्यांमार के साथ भारत की सीमा की लंबाई कितनी है? म्यांमार के साथ 1498। अब यहाँ पे बात किया जाए म्यांमार के साथ भारत अलग होता है, यहाँ पे एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम क्या है? यहाँ पे एक म्यांमार और भारत को अलग करने वाला एक पर्वत है, इस पर्वत का नाम है याराकाम योमा। याराकाम योमा। आगे हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि याराकाम योमा के बारे में। अभी यहाँ पे समझ आया, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। भारत पाकिस्तान 3300 ही बोल सकते हैं, 3310, 3300 किलोमीटर। आगे भारत पाकिस्तान 3310 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। भारत और चाइना 3917 किलोमीटर। भारत और चाइना 3917 किलोमीटर। बात किया जाए भारत और नेपाल 1751 या 1752 किलोमीटर। भारत नेपाल 1751 या 1752 किलोमीटर। बात की जाए भूटान 699 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। बात करें भारत म्यांमार 1458 किलोमीटर। भारत म्यांमार 1458 किलोमीटर। और बात करें भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है? सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश, और सबसे कम सीमा साझा करता है कौन सा? अफगानिस्तान। दूसरे स्थान पे भूटान। क्लियर? आगे सीमा साझा, समझ रहे चीज। भारत कितना? 40। हाँ, लगभग सही है, बढ़ते घटता रहता है, पर्वतीय क्षेत्र है। क्षेत्र कैसा है? पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। हाँ, आगे इतना क्लियर। चले आगे समझते हैं। अब बात करेंगे अलग अलग राज्यों से, आगे बात करने वाले हैं अब राज्यों के साथ कौन किसके साथ कैसे सीमा साझा करता है, पड़ोसी राज्य के नाम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहला क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले, बाउंड्री बनाने वाले भारतीय राज्य। क्लियर? इसका ट्रिक याद करेंगे, इसका ट्रिक हो जाएगा पंगु
राज ल, क्या हो जाएगा? पंगु राज ल। प से हो जाएगा पंजाब, प से क्या हो जाएगा? पंजाब। गु से हो जाएगा गुजरात, गु से हो जाएगा गुजरात। र से हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। हल्ला ना, हल्ला ना। ज से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और ल से हो जाएगा लद्दाख, ल से हो जाएगा लद्दाख। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। ठीक। दूसरा अगर बात करेंगे, पाकिस्तान के बाद अगर बात करेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से केवल एक ही राज्य बात करेंगे, कौन सा? लद्दाख, लद्दाख। वही इसको केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा। केवल अफगानिस्तान किससे संपर्क करता है? लद्दाख से। उसके बाद बात करेंगे हम लोग चीन, उसके बाद बात करेंगे चीन, चीन के बारे में। तो चीन सबसे पहले अगर यहाँ पर नक्शा पर देखा जाए, तो चीन को ऐसे याद करते हैं, तो यहाँ से नक्शा से देखा जाए चीन के बारे में, यहाँ से बात करेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ से आ जाएगा सिक्किम, सिक्किम के बाद यहाँ से आ जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे? उत्तराखंड, उत्तराखंड चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, फिर से देखिए, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए उत्तराखंड कहाँ पे? ये उत्तर प्रदेश है, एक मिनट। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सीमा साझा नहीं करता है। हिमाचल प्रदेश, सॉरी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तराखंड भी, फिर से उत्तराखंड भी सीमा साझा करता है। फिर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, असम भी साझा करता है। चलो लिखते हैं इसको। चलिए याद करते हैं, चीन के साथ कौन कौन सा हो जाएगा? चीन के साथ सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हाँ लद्दाख बोलेंगे, अब जम्मू कश्मीर नहीं बोलेंगे, लद्दाख हो गया है, लद्दाख। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। मेरा चीज तो इतना इतना एरिया जो है ये सब साझा करता है। चलिए नक्शा पर दिखा रहे हैं आप लोग को, एक मिनट। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से इस पे नहीं दिखाई देगा। चलिए इस नक्शा से देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए चाइना में, ये सही नक्शा नहीं है, इसमें नहीं दिखाई देगा, हम नक्शा दिखा रहे हैं आप लोगों को।
चलिए यहाँ समझते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से देखते हैं। चलिए नक्शा से देखिए इसको। बात की जाए, सबसे पहले ये पूरा चाइना है। चाइना से क्या टच करता है? सबसे पहले लिखेंगे लद्दाख, दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 3 हो गया। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे है सिक्किम, और 4 देखिए असम यहाँ पे घिर गया है। ठीक है, असम यहाँ पे घिर गया है। ये पूरा वाला एरिया क्या है? पूरा अरुणाचल प्रदेश। 4 हो जाएगा हम लोग का अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे चीज? फिर से लद्दाख, 1 मिनट सॉरी, 4 और 5, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। समझ रहे चीज? असम नहीं है, असम घिर गया यहाँ से। चलिए समझ रही चीज? फिर से एक बार, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इतना बात समझ में आया चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, बिल्कुल। हाँ, कुछ राज्यों में, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा की व्यवस्था है। जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, फिर भी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अधिकार किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? उपराज्यपाल। और उपराज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि उपराज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। हम क्या बोले? अच्छा, उप केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल का स्थान पर उपराज्यपाल होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब वो सब किसके अधीन होते हैं? वहां पे जो पुलिस प्रशासन काम करती है वो सब केंद्र के अधीन होती है। अब दिल्ली पुलिस किसके अधीन होगी? केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन होगी। बस वहां पर विधानसभा नियम बना के वहां की व्यवस्थापिका को स्थापित करेगा, लेकिन सारा प्रशासन किसके कंट्रोल में रहेगा? केंद्र सरकार के कंट्रोल में। सब केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं है, वहां पर क्या हो जाते हैं? उपराज्यपाल हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रशासक हो जाते हैं, कहीं कहीं पे क्या हो जाते हैं? प्रशासक। दमन और दीव में प्रशासक है। अब करेंट अफेयर में ढूंढ लीजिए कौन है ये प्रशासक। आगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सही है। चीन के बाद अगर देखा जाए तो हो जाएगा नेपाल। चीन के बाद देखा जाए तो नेपाल। नेपाल के साथ क्या क्या हो जाएगा? नेपाल का ट्रिक है, अगर नेपाल का ट्रिक देखेंगे, नेपाल का ट्रिक देखेंगे तो हो जाएगा बेबी, उत्तर से उत्तर, उत्तर से उत्तर, बे से हो जाएगा बंगाल, बंगाल, बी से हो जाएगा बिहार, उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, स से सिक्किम और उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। इतना बात समझ में आया चीज? अगर बात किया जाए भूटान से, भूटान से कल सेट सोल्यूशन में यही क्वेश्चन है था। कल भूटान से पहला क्वेश्चन, तो भूटान से ट्रिक याद करेंगे, अब्बा, अरुण से, अरुण से, अ से हो जाएगा असम, ब से हो जाएगा बंगाल, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और स से हो जाएगा सिक्किम। ये बात समझ में आ रहा है चीज? चलिए आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाएगा म्यांमार। म्यांमार,
म्यांमार, म्यांमार। इसका ट्रिक हो जाएगा, इससे सटे राज्य में याद कर लेंगे कि अब्बा, सॉरी, आना मम्मी, आना, अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड, म से हो जाएगा, म से मणिपुर, मणिपुर, और मी से मिजोरम। अब बात करेंगे, इसके बाद हो जाएगा सबसे बड़ा बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, उसका ट्रिक हो जाएगा अमित्र में प, अमित्र में प, अस हो जाएगा असम, असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, मे से हो जाएगा मेघालय, और प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्लियर। सबसे लंबा सीमा कौन शेयर करता है, सबसे लंबा सीमा कौन शेयर करता है, 4096, कौन, बांग्लादेश। अब बात करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आगे, चलिए इतना समझ में आया सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब बात करेगा, क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि भारत में, भारत में चलिए इतना हो गया, यही बात आपको समझ में आ गया सारा चीज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तट रेखा भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे अब पढ़ेंगे, अब ध्यान देंगे आप लोग, 1 मिनट। चलिए अब समझते हैं भारत का मानक समय, भारत का मानक समय। मानक समय, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स होता है, भारत का मानक समय, भारतीय मानक समय, इसको समझते हैं भारत का मानक समय। चलिए स्लाइड को देखते हैं, नक्शा से लेते हैं क्वेश्चन। बोला चलिए भारतीय मानक समय को समझते हैं। भारतीय मानक समय, अगर पूरे नक्शा पर देखा जाए, पूरे नक्शा पे यहां से देखा जाए तो पूरे विश्व का समय जो रेखा है वो कहां से गुजरती है, इंग्लैंड से। पूरे विश्व का जो समय मानक जो है कहां से गुजरती है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड के कौन सा शहर, जीएमटी से। इंग्लैंड के लंदन, इंग्लैंड के कहां से, लंदन से, इंग्लैंड के लंदन से गुजरती है। यहीं पर है पूरे विश्व का समय का हेडक्वार्टर, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। और यहाँ से ही हर देश के समय को, समय का मान कहता है। यहाँ से ऐसा एक काल्पनिक मानक तार फैलाया गया है, एक ऐसा काल्पनिक रेखा फैलाई गई है, काल्पनिक लाइन फैलाई गई है, जिसके आधार पर पूरे विश्व का टाइम निर्धारण किया जाता है। क्योंकि हेड ऑफिस यहीं पे, पूरे समय का मशीन यहीं पे है, हेडक्वार्टर,
जिसे बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। यहीं पे इसका हेड ऑफिस है। और जहाँ जहाँ ये अपना, ऐसे समझिए एक तरह से इस प्रकार का समझा जाए, पहले के ज़माने में केबल होता था, मेन केबल टीवी देखने के लिए एक केबल ऑफिस होता था, और हर जगह पैसा देने पर हर जगह केबल सप्लाई करता था, और जिसके जिसके पास केबल की सप्लाई जाती थी वो उस केबल के माध्यम से मूवी देख पाता था या सीरियल या जो भी न्यूज़ देख पाता था, यानी अपने टीवी का उपभोग कर पाता था। उसी तरह एक तरह का यहाँ मेन ऑफिस है जहाँ से हर जगह क्या फैलाया गया है, केबल फैलाया गया है, हर जगह केबल फैलाया गया है। अब इस केबल के बारे में कुछ विशेष कंडीशन है, कंडीशन को समझते हैं। क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है? ये बता रहा है कि अगर यह केबल की तार पूरब दिशा में जाएगी, अगर केबल की तार किस दिशा में जाएगी? पूरब दिशा में, अगर जितना डिग्री देशांतर पार करेगा, जितना डिग्री, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पार करने में अगर यहाँ पर 12 बज रहा है और 1 डिग्री देशांतर पार कर लेगा ये तार, तो बोलेगा कि 12:04 हो जाएगा। कितना? 4 मिनट। 12:04, 12:04 हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीज? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे जैसे जैसे देशांतर पार करेगा वैसे 4 मिनट की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी प्रत्येक 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट का बढ़ोतरी होगा? 4 मिनट की बढ़ोतरी हो गई। अब यहाँ पे है 0 डिग्री, ये कितना देशांतर है? 0 डिग्री। यहाँ से भारत में जो टाइमिंग, जो इसका ऑफिस बैठाया गया, भारत GMT का ऑफिस जो पूरे भारत में समय निकाले, वो बैठाया गया कहाँ पे? इलाहाबाद में। कहाँ पे बैठाया गया? इलाहाबाद में। यहाँ से एक, अब ये तार यहाँ से इलाहाबाद में ऐसे नहीं लाया जाएगा, इसको जोड़ दिया गया एक देशांतर में। कौन से देशांतर में? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में। किस में जोड़ दिया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ से यहाँ तय करने में कितना लगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यहाँ से एक तार गुजरा, यहाँ से जो भारत के 5 राज्यों से क्रॉस करता है, और इसका हेड ऑफिस बना दिया गया इलाहाबाद। इसका हेड ऑफिस कहाँ बन गया? इलाहाबाद। और इलाहाबाद से ही पूरे भारत का टाइमिंग निर्धारण किया जाता है। पूरे टाइम का निर्धारण कहाँ से किया जाता है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद, हाँ, प्रयागराज, नया नाम प्रयागराज है, प्रयागराज ही बोलेंगे अब। लेकिन एग्जाम में चूंकि प्राचीनतम बात है तो यहाँ पे इलाहाबाद ही देगा, लेकिन आप प्रयागराज ही देना चाहिए, जो भी दे। अब जो भी दे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। हम लोग तो यहाँ से पूछेगा GMT, चूंकि हमें पता है 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट है? 4 मिनट है। तो जो भारत का समय है वह अगर पूरब की ओर जाएगा तो 4 मिनट बढ़ेगा, और यही पश्चिम की ओर जाता 1 डिग्री जाएगा तो प्रत्येक 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट की कमी हो जाती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से समय फैला रहा है और 1 डिग्री यहाँ पे 12 बज रहा है और 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर चला गया, तो उसका समय क्या होगा? 11:56। समझ रहा चीज? लेकिन यही यहाँ से अगर पूरब चला गया तो उसका समय क्या होगा? 12:04। तो भारत पश्चिम दिशा में है या पूरब दिशा में है? पूरब दिशा में। और 1 डिग्री पार करने में लगता है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री में कितना समय बढ़ जाएगा? क्योंकि निकाल सकते हैं 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर 82.5 को लिख सकते हैं इसको ऐसे 165/2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक इसी को ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री पार करने 165/2 × 4। अब इसको मिनट में है, घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? बटा 60। देखिए कितना समय अधिक लगेगा, तो कर लेंगे 2 दूनी का 4, 2 से हो जाएगा 30, और 15 दूनी 30, सॉरी 30, 15 दूनी 30, और 15 एकम 15, 15 एकम 15, अर्थात 11/2 घंटा। 11/2 घंटा क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5 सही 1/2 घंटा। अर्थात बोल सकते हैं हम कि अगर यहाँ पर 12 बजेगा तो भारत में जो समय होगा ग्रीनविच से 5 घंटा आगे होगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि GMT जो है भारत में जो ऑफिस है इसको बोलते हैं IST। क्या बोलते हैं? IST। IST कहाँ है? प्रयागराज के मिर्जापुर में। कहाँ है? प्रयागराज के मिर्जापुर में, या इलाहाबाद के मिर्जापुर में। नैनी में था, सॉरी मिर्जापुर में था, अब नैनी में है। सॉरी, मिर्जापुर में था, अब कहाँ है? नैनी में। तो इलाहाबाद के, प्रयागराज के, नैनी में। इतना बात समझ आ गई चीज? अब यहाँ पे हेड ऑफिस नैनी में डाल दिया गया। हेड ऑफिस कहाँ है? नैनी में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो टाइमिंग जोन है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत का टाइमिंग जोन जो है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 5 राज्यों से। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा
5 राज्य कौन कौन सा? तो इसका एक ट्रिक याद कर लेंगे, इसका एक ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक AP, UP, MP, छऊ। AP से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, MP से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। उत्तराखंड कहां से आ जाएगा? उत्तराखंड यहां पे स्थित है और उड़ीसा यहां नीचे तट पे स्थित है। समझ रहे चीज? तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो इतना बात समझ में आया चीज? पूछेगा कि भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। अगर पूछेगा क्रम बताइए तो क्रम में बोलेंगे सबसे पहले 1 नंबर पे यूपी, अगर 2 नंबर पे बात करेगा तो 2 नंबर पे बात करेंगे MP, 3 नंबर पे आंध्र प्रदेश, 4 नंबर पे छत्तीसगढ़ और 5 नंबर पे उड़ीसा। 5 नंबर पे क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ये बात समझ में आई चीज? इतना बात क्लियर? इतना बात क्लियर? हाँ, अच्छा 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, तो चलिए 3 नंबर पे छत्तीसगढ़ और 4 नंबर पे, 4 नंबर पे, 4 नंबर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, यहां से गुजरता है, यही से गुजरता है। चलिए समझते हैं। अब देखिए 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे उड़ीसा और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऐसे गुजरता है। अब क्रम को देख लीजिए फिर से। 1 नंबर पे मध्य उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे छत्तीसगढ़, 4 नंबर पे उड़ीसा और 5 नंबर पे आंध्र प्रदेश। ये क्रम हो गया। और इसका ऑफिस कहाँ है? ऑफिस यहाँ पे है, इलाहाबाद के नैनी में। समझ आ रही चीज? ये इसका क्रम है। सारा पॉइंट हो गया, याद हुआ सब? लाए कोई दिक्कत? आगे बढ़े विकास। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश 5 नंबर पे। लड़कियों को समझ में आ रहा है? सारा क्लियर? बाकी कहानी जैसा निकल गया। इतना ही रन दिया जाए।